हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे। और आप लोग को सहस्र हमारे लीगल चैनल में दोस्तों स्वागत है। तो आज चलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैं पहले भी मैं बताया था, लेकिन आज रफली मैं टोटल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेल कितने तरह का होता है और कब लिया जाता है। तो सबसे पहले बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब ऐसा नहीं कि जाकर के माथा मुड़वा लीजिए, बाल छिलवा लीजिए। तो बहुत लोग के दिमाग में ऐसा चलता है, खासकर बच्चा लोग है, वो बेल का मतलब वही समझता है, टकला। नहीं। तो बेल का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में जमानत बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? जमानत। बेल का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारा जो है आदमी निर्दोष जेल में बंद हो जाता है, या निर्दोष का जो है किसी केस में नाम पड़ जाता है। तो बेल का इसलिए प्रोविजन है कि जो कन्विक्टेड नहीं होगा उसको जो है बेल पर राहत दे दिया जाए, और जो कन्विक्टेड हो गया उसको तो सजा कटना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी जनरली हाफ सजा काट लेता है। तो कुछ कुछ केसेज में उसको बेल मिल जाता है। बेल का मतलब क्या होता है ये तो आपको बता ही दिया कि क्या हो जाता है, उसको बेल मिल जाता है। चलो, बेल कितने तरह का होता है? पहला तो एंटीसिपेटरी बेल है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताया था। एंटीसिपेटरी बेल, इसको अग्रिम जमानत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रिम जमानत। अग्रिम मतलब अरेस्ट होने के पहले की बात है। तो सरेंडर होने के पहले या अरेस्ट होने के पहले जो बेल लिया जाता है वो क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल होता है। अब जैसे मान करके चलिए कि एक पर्सन है, आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, और इसको जो है 4 पर्सन मिल करके गोली चलाना शुरू कर दिया इस पर। तो 4 पर्सन मिलकर के उस पर गोली चलाया है, तो निश्चित रूप से मल्टीपल इंजरी होगा? नहीं। लेकिन कभी कभी केस में ऐसा होता है कि मल्टीपल इंजरी न होकर के इसके पास एक इंजरी है। तो 4 आदमी इसको ताबड़तोड़ गोली चला रहा है, तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एक ही इंजरी कैसे मिलेगा। ठीक है ना? तो जब इंजरी एक मिलेगा तो ये 4 पर्सन में ध्यान, कोई तो मारा होगा एक ही ना, एक ही व्यक्ति मारना होगा क्योंकि एक इंजरी है। तो 4 पर्सन में 3 का बेल होने की संभावना बढ़ जाता है। 3 का बेल होने का संभावना बढ़ जाता है। और उसमें भी देखा जाता है कि किस पे स्पेसिफिक एलिगेशन है। तो यदि एफआईआर में स्पेसिफिक एलिगेशन जिस पर रहेगा कि फलनवा ने मारा, तो उसमें थोड़ा सा बेल होने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो जाएगा। लेकिन जब स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं रहता है और आप पर कोई क्रिमिनल एंटेसिडेंट नहीं है, कोई इतिहास भूगोल आपका नहीं है क्रिमिनल रिकॉर्ड में, तो उस केस में भी आपको बेल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बहुत लोगों का ये दिमाग में होता है कि जैसे एंटीसिपेटरी बेल है, तो सबसे पहले कहां फाइल कीजिएगा? वही लोअर कोर्ट में आप फाइल कीजिएगा। तो लोअर कोर्ट से मान लिया जाए कि रिजेक्ट हो गया। यदि आपका बेल एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं कि हताश हो जाना है। आपके लिए ऊपर रास्ता खाली है, हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में फिर आप फाइल कर दो। यानी यदि लोअर कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हताश नहीं होना है।
बहुत लोगों को ये मैं सुना हूँ और हमारे पास ऐसा केसेज आते रहते हैं कि सिविल कोर्ट से उसको रिजेक्ट हो गया, लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद वो हताश हो जाता है कि लगता है कि अब बेल नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये हाई कोर्ट आपके लिए बैठा हुआ है। आप यहां पर फाइल फिल कीजिए, यदि यहां से रिजेक्ट होता है तो यहां फाइल कीजिए। तो यहां पर यदि आपको कंडीशन मैंने पहले बताया कि यदि आपका इतिहास भूगोल सही है, इतिहास भूगोल सही कहने का मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका कम है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत कम है, क्रिमिनल एंटेसिडेंट उसको बोला जाता है। क्रिमिनल एंटेसिडेंट यदि कम है या नहीं है, क्लीन एंटेसिडेंट है, जब क्लीन रहेगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो फिर बेल होने का प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ जाएगी। और मान लो कि किसी के पास 5 क्रिमिनल एंटेसिडेंट है, लेकिन 5 क्रिमिनल एंटेसिडेंट जो है छोटा मोटा है। और एक बात ध्यान देना दोस्तों, सिमिलर नेचर का यदि 5 है और फिर अगला भी तुम क्राइम सिमिलर नेचर का ही कर दिए हो, तब फिर आपको बेल होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये 5 जो है अलग अलग नेचर का है, तब फिर छठा में आपका बेल होने का प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको बेल मिल सकता है। उतना छोड़ो ना, हम लोग के पास 10-10 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला ऐसा आया है, उसका भी बेल हुआ है। तो इसमें भी देखा जाता है यदि सिमिलर नेचर का है तो फिर बेल होने पर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन अलग अलग नेचर का है तब फिर, सब पर पहले वाला केस में बेल पर है, तो 11वां नंबर जो केस होगा इसमें भी बेल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आया होगा कि यदि सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है, लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है आपका एंटीसिपेटरी बेल, तो हताश नहीं होना, आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। बहुत लोगों को मैं मर्डर केस में बिना डायरी का भी बेल करवा दिया हूं। कहां से? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से बहुत लोगों का बिना डायरी का ही बेल करवा दूंगा। ऐसे जनरली बिना डायरी का बेल होता नहीं है, लेकिन देखो यदि आपका ड्राफ्टिंग सही है, फर्स्ट ड्राफ्टिंग सही होना चाहिए, ड्राफ्टिंग यदि सही है और आपका आर्गुमेंट सही है, बहस सही है, तो आप हारने वाला भी केस जीत सकते हो। लेकिन आपका ड्राफ्टिंग सही नहीं है और आर्गुमेंट भी अच्छा नहीं है दोस्तों, तो आप जीतने वाला केस भी हार सकते हैं। इसलिए आपके वकील साहब काबिल होना चाहिए। यदि आपके वकील साहब काबिल हैं तो ड्राफ्टिंग बहुत मस्त करेंगे और बहस मस्त कर दिए तो समझ लीजिए आपका केस आपके पक्ष में है। जैसे थोड़ा सा देर के लिए मान के चलो, जैसे पॉक्सो एक्ट है, तो पॉक्सो एक्ट में ये सब जो है बेल मेंटेनेबल आपका है ही नहीं। इसलिए पॉक्सो एक्ट में यदि आप रियल में आप दोषी हैं, हाँ जो बेचारा दोषी नहीं है, फर्जी है, तो उसको बेल मिल जाएगा। जब फर्जी रहेगा तो क्या होगा, बेल, बहुत सारा केस फर्जी भी तो होता है। अब रेप मान लेते हैं कि 3-4 आदमी मिलके किया और एक नहीं किया, तो इसलिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो यदि मैच कर गया तब तो फिर उसको बेल नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसका नहीं मैच करा, वो बेचारा किया ही नहीं, खाली शामिल था, तो ये सारा कंडीशन देखते हुए जो है उसको बेल मिल सकता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब आप लोग समझ गए कि सरेंडर होने के पहले, यानी अरेस्ट होने के पहले जो
बेल लिया जाता है, डेट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। इसको अग्रिम जमानत बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अग्रिम जमानत। मतलब आगे ही आपको जमानत मिल गया, पहले ही, अरेस्ट होने के पहले ही। तो एंटीसिपेटरी बेल सबसे पहले डायरेक्ट हाई कोर्ट में मत फाइल कीजिएगा। डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कीजिएगा तो फिर वहां पर पूछा जाएगा आपने लोअर कोर्ट में क्यों नहीं फाइल किया, तो रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाके फाइल करें, और उसके बाद वहां से यदि रिजेक्ट होता है, ऐसे तो वहां भी यदि आपका ड्राफ्टिंग आपके वकील साहब अच्छे से करेंगे और बहस आर्गूमेंट अच्छे से कर देंगे, तो उम्मीद है कि आपको लोअर कोर्ट से बेल मिल जाएगा। यदि वहां से नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट में आना होगा। हाई कोर्ट से यदि आपका कंडीशन सब कुछ ठीक है तो आपको बेल मिल जाएगा। ठीक है कहने का मतलब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कम होना चाहिए, क्लीन है तो और अच्छी बात है, और यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो सिमिलर नेचर का नहीं होना चाहिए। सिमिलर नेचर का है तो फिर आपको अगले केस में आपका जो है बेल होने में प्रॉब्लम होगा। और क्या उसमें मेन पॉइंट है? बहस अच्छे होना चाहिए, ड्राफ्टिंग मस्त होना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान देना दोस्तों, ये जो थर्ड पारा में जब श्वेत में बेल के लिए फाइल करोगे तो ये थर्ड पारा में क्रिमिनल इंटेंसिडेंट डाला जाता है, कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इसमें झूठ मत लिखना। कितना क्या होता है कि रहता है 5 को लिख दिया 2, लेकिन एगेंस्ट वाला जो है, और एगेंस्ट में हमेशा सरकारी वकील ही केवल ना रहेंगे। ऐसे सरकारी वकील भी को भी यदि पता है कि नहीं भाई उन पर तो 5 क्रिमिनल इंसिडेंट है, तो 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, मतलब कि फैक्ट्स को आपने छिपाया है। तो इस केस में क्या होता है कि जज साहब घुसा जाएंगे और आपको सप्लीमेंट्री फाइल करके फिर दिखाना होगा कि 5 हुआ है। तो पहला निगेटिव तो जज साहब के पास पहुंच गया, तो रिजेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है। तो फैक्ट्स को छिपाया नहीं जाता है दोस्तों। यदि ये फैक्ट्स को छिपाते हैं तो फिर आपको बेल होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस फैक्ट्स को छिपा देते हैं, जिनके कारण उनका बेल रिजेक्ट हो जाता है। एक निगेटिव तो जज साहब के पास आ गया ना कि आपने फैक्ट्स को छिपाया, और एगेंस्ट में हमेशा सरकारी वकील ही नहीं रहते। सरकारी वकील ठीक है, मान लेते हैं कम बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग तो अपना इंफॉर्मेंट जो है अपना वकील रखते हैं। जब इंफॉर्मेंट अपना वकील रख रहे हैं तो फिर वे वकील साहब बोलेंगे कि ना भाई 5 क्रिमिनल इंसिडेंट है। जब 5 को इंसिडेंट क्रिमिनल इंसिडेंट है यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर आपको 3 क्यों बताएं? तो फिर सप्लीमेंट्री फाइल करके 5 बताना होगा, और जज साहब के पास निगेटिव आपका चला गया तो वकील साहब को क्या जाता है? क्लाइंट के गया। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है। कई बेल को मैं रिजेक्ट होते देखा हूं। केस कई को पहले से उस पर है, लेकिन वो छिपा करके कम डाल दिए, जिसके कारण बेल क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग मस्त होना चाहिए। ड्राफ्टिंग जज साहब के पास जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा ना, तो पहला पॉजिटिव तो उनके दिमाग में चला गया, और यदि आर्गुमेंट आपके वकील साहब अच्छे कर दिए तो निश्चित रूप से आपका बेल का चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे हाल फिलहाल की घटना है, एक में 4 एक्यूज था। कितना एक्यूज था? 4 एक्यूज था। तो 4 एक्यूज में एक को मैंने बेल करवाया और 3 मेरे पास से लेके चला गया। तो
3 लेकर के चला गया, तो सिमिलर केस था सबका, एक ही मर्डर केस में चारों का नाम था, तो 3 लेकर के चला गया। तो 3 का जो लेकर के चला गया उसका सिविल कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैंने जिसका लिया उसका हाई कोर्ट से फर्स्ट बार में ही उसको बेल मिल गया, वो भी विदाउट डायरी। क्लियर है? इसलिए जो भी इसमें है, ड्राफ्टिंग सबसे बेहतर होना चाहिए और आर्गुमेंट बेहतर होना चाहिए, और कोई भी फैक्ट्स को छिपाइए नहीं। वो टोटल फैक्ट्स जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड है, आपका इतिहास भूगोल जो भी है, वो सब सही सही बताएं। दूसरा में रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या होता है दोस्तों? एंटिसिपेटरी बेल हो गया ये बिफोर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट या सरेंडर। कोई जरूरी थोड़ा है कि पुलिस ही अरेस्ट करके ले जाएगा, खुद जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर देगा। यदि आरोपी खुद सरेंडर कर देता है तो बिफोर अरेस्ट या सरेंडर। इसमें आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट करने का मतलब गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी के पहले। गिरफ्तारी के बाद यदि जो बेल लिया जाता है दैट इज कॉल्ड रेगुलर बेल। क्लियर है ना? और ध्यान देना दोस्तों, एक होता है इंटरिम बेल होता है, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी का पिताजी का डेथ हो गया, वो आदमी जेल में बंद है, तो उसको 10 दिन 20 दिन के लिए जो भी हो इंटरिम बेल ग्रांट किया जा सकता है। या घर में शादी ब्याह हो, शादी ब्याह है और जो जेल में बंद है उसके बिना काम नहीं चल सकता है, उस केस में भी मिलता है। या जो जेल में बंद है उसका वाइफ का डिलीवरी होने वाला है और उसके बिना काम नहीं चल सकता है, इसलिए उस केस में भी उसको 10 दिन 20 दिन जो भी हो इंटरिम बेल पर रिलीज किया जा सकता है। तो इमरजेंसी केसेस यानी जो, या किसी बीमारी हो, एक्यूट जो है बीमारी हो, उसका गंभीर बीमारी हो, तो उसके लिए भी, इलाज के लिए उसको भी इंटरिम बेल पर रिलीज किया जा सकता है। जैसे आप लोग लालू जी का नाम सुने होंगे और उनका जो है इंटरिम बेल पर निकाला गया था, और इंटरिम बेल कहने का मतलब सर्टेन टाइम के लिए बाहर किया जाता है। तो सर्टेन टाइम के लिए जो बेल मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम बेल। इसको अंतरिम बेल बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है? अंतरिम बेल। इसको रेगुलर बेल को नियमित बेल, नियमित जमानत, रेगुलर बेल को हिंदी में नियमित जमानत बोला जाता है और इसको इंटरिम बेल को अंतरिम जमानत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेगुलर बेल क्या होता है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, इंटरिम बेल क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। एक पैरोल होता है, इसके बारे में भी पहले मैं बताया हूं। पैरोल कन्विक्टेड हो जाने के बाद, कन्विक्टेड हो जाने के बाद आपको जो है सजा सुना दिया जाएगा। तो सजा काटने के लिए आपको कहां जाना होगा? जेल में जाना होगा। तो मान लेता हूं कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर ली, अरेस्ट करके जेल भेज दिया। तो जेल भेजने के बाद आपका ट्रायल शुरू होगा, लोअर कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, गवाही होगी। तो ट्रायल शुरू होने के बाद, अब ट्रायल कैसे शुरू होता है?
सबसे पहले विक्टिम का गवाही होता है। किसका गवाही होता है? विक्टिम का। विक्टिम का गवाही के बाद इसके तरफ से जितना विटनेसेज हैं उसका होगा। उसके बाद एक्यूज साइड का जितना विटनेसेज है, गवाह है, उसका गवाही होगा। उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होता है। क्रॉस एग्जामिन कहने का मतलब कि विक्टिम का वकील, विक्टिम का वकील कौन होगा? या तो सरकारी वकील होगा, नहीं तो ये अपना भी वकील रख सकते हैं। वो क्या करेंगे कि एक्यूज्ड मतलब आरोपी, एक्यूज्ड के गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करेंगे और फिर इसका वकील विक्टिम के गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा। फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद जज साहब क्या करेंगे? सेम डे या नहीं तो अगले डेट पर क्या कर देंगे? जजमेंट सुना देंगे। तो यदि ट्रायल के ड्यूरिंग ट्रायल एक्यूज्ड जो है कन्विक्टेड हो गया, तब तो फिर वो अपराधी हो गया। और यदि एविडेंस के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में उसको इक्विटल कर दिया गया, तो इक्विटल मतलब बरी कर दिया गया, साक्ष्य के अभाव में इक्विटल कर दिया गया। तो जब साक्ष्य उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इक्विटल हो जाएगा। और यदि इक्विटल हो गया तब फिर उसको अपराधी बोलोगे? नहीं ना। बहुत सारा निर्दोष लोग भी तो जेल में चला जाता है। तो इसलिए ट्रायल होता है। ट्रायल में यदि कन्विक्टेड जो साबित हो गया तब तो उसको सजा सुना दिया जाएगा। जो कन्विक्टेड नहीं हुआ उसको इक्विटल हो जाएगा। एक डिस्चार्ज का नाम सुने होइएगा। कभी कभी साक्ष्य के अभाव में जज साहब क्या करते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो गए। हाँ, जब भी आपके अगेंस्ट कुछ मिलेगा तो फिर आपको उठा के लेके चला जाएगा। तो ट्रायल का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वही जो है फाइनल जजमेंट सुना दिया जाए। जजमेंट के बाद जो है एक्यूज्ड को सजा काटना पड़ जाता है। और जब एक्यूज्ड कन्विक्टेड साबित हो गया एविडेंस के आधार पर, यदि एविडेंस को देखते हुए जज साहब फैसला सुना दिए कि वो कन्विक्टेड है, तब मान लीजिए कि आपके घर में कोई जो है डेथ कर गए और बिना आपके काम वहां नहीं चल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी डेथ कर गए और आप जेल में कन्विक्टेड हैं और सजा काट रहे हैं, तो उस केस में आपको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। 10 दिन 20 दिन जो भी हो, सर्टेन टाइम के लिए आपको छोड़ा जा सकता है। ये भी जस्ट लाइक इंटरिम बेल जैसा है। केवल फर्क यह है कि ये कन्विक्शन होने के बाद जो छोड़ा जाएगा वो क्या हो गया? पैरोल हो गया। कन्विक्शन के पहले जो हो रहा है वो इंटरिम बेल हो रहा है, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है? चलिए, तो इसको पैरोल बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक लाइन में आपको मैं समझा दे रहा हूं। बेल का मतलब जमानत। उस आधार पर एक्यूज्ड को रिहा किया जा सकता है सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर, उसको रिहा किया जा सकता है। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन कहने का मतलब बेल हो गया मतलब ऐसा नहीं केस खत्म हो गया आपका। बहुत लोग ये दिमाग में हो गया तो हमारा बेल हो गया, केस खत्म। भैया केस खत्म कराने के लिए क्वास कराना होगा। क्या कराना होगा? क्वासिंग में जाना होगा। और क्वासिंग हमेशा फाइल हाईकोर्ट में होता है। तो जब भी क्वास कराना हो, तो जब क्वास होगा तभी आपका खत्म होगा।
बेल हो गया, बेल जो है सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको बेल पर छोड़ा जाता है। जैसे आपके अगेंस्ट जो है हो सकता है केवल शक के आधार पर धरा गया है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में आपको बेल मिल जाता है। और बेल हो जाने के बाद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जैसे बहुत सारा जो गंभीर अपराध होता है उसमें जो बेल मिलता है, जो बड़ा बड़ा क्रिमिनल है उसको जो बेल मिलता है, तो आप लोग देखते हुए कि उसको ये भी टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि इतने साल तक तुमको बताना है कहां पर रहते हो, या थाना में हाजिरी लगवा देते हैं जज साहब कि वीकली थाना में जाना है या मंथली जाना है, जो भी है मंथ में 2 बार जाना है। वो जैसा केस रहता है उसके अकॉर्डिंग वो थाना में हाजिरी लगाने के लिए जज साहब करा देते हैं। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होता है और कहां पर रह रहे हो ये भी आपको बताना है। तो बेल हो जाने का मतलब ये नहीं कि केस आपका खत्म हो गया, आपको कोर्ट में हाजिरी देना है या जज साहब थाना में भी हाजिरी लगवा देते हैं, तो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर उसको रिहा किया जाता है। इसलिए आप देखते रहिएगा जब बेल फर्निश होता है तो श्योरिटी कहने का मतलब गारंटर, 2 श्योरिटी, किसी में 1 श्योरिटी पर भी काम चल जाता है। तो श्योरिटी कहने का मतलब कि यदि वो भागता है, बेल करा दिया गया, उसके बाद कोर्ट में हाजिरी नहीं लगा रहा, थाना में हाजिरी दिया गया था, थाना में भी नहीं हाजिरी लगा रहा, तो भागने के फिराक में, तो उस केस में जो हो बेल आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। जब आप कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाएंगे, थाना में नहीं लगाएंगे, तो इसलिए श्योरिटी वो बनाया जाता है ताकि जो है फिर उसको बोला जाएगा कि भाई उसको हाजिर करो, और कुछ अमाउंट का वहां पर श्योरिटी किया जाता है ताकि यदि वो आरोपी हाजिर नहीं हो रहा है तो फिर वो जो श्योरिटी का अमाउंट जो जमा है, श्योरिटी में आप बैंक का कागज दे सकते हैं, जमीन का रसीद दे सकते हैं, एफडी दे सकते हैं, वो चला जाएगा कोर्ट के पास। तो बेल जो है सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर दिया जाता है। और बहुत लोग हताश हो जाते हैं कि लोअर कोर्ट से बेल नहीं हुआ, तो अब क्या करें, अब बेल लगता है कि नहीं मिलेगा यार, हाई कोर्ट में चले जाए, तो बेल आपको मिल सकता है। लेकिन मैं टर्म्स एंड कंडीशन पहले बता चुका हूं कि आपका क्रिमिनल इतिहास भूगोल कैसा है उसके आधार पर दिया जाता है, और किस नेचर का आपका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिमिलर नेचर का है कि डिसिमिलर नेचर का है। यदि सिमिलर नेचर का होगा तो फिर बेल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और डिसिमिलर है, सब अलग अलग नेचर का है और सब पर बेल बना है, तो इसमें भी बेल होने का चांसेस है आपका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब बात मेरा समझ में आया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।